Hello students, today's topic is M by N game by linear programming simplex method. In M by N game, M represents row player strategies, fine, or N represents column player strategy. In M by N game, both the player uses more than two strategies. This is the examination question based on 3 by 3 game on linear programming. Player A and player B. Strategies 1 A2 A3 and B player is B1 B2 B3. These are the payoffs. अभी आप गेम थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द सैडल पॉइंट. रो मिनिमा, कॉलम मैक्सिमा. इसमें मिनिमम वैल्यू -2, इसमें है -2, इधर भी है -2. यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 1, इधर है 3, यहाँ है 3. तो यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? कोई सी भी ले सकते हैं, सेम है तो हम ये ले रहे हैं. और इधर मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 1. ये दोनों सेम नहीं है, डैट मीन्स नो सैडल पॉइंट. वैल्यू ऑफ गेम विल लाई बिटवीन -2 एंड 1. इन दोनों के बीच में होने के कारण वो नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है. तो इस क्लॉज से बचने के लिए क्या किया जाता है? एलपी के सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करने के लिए आप एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देते हैं सारे पे ऑफ्स में. तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए. ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेगेटिव गेम वैल्यू के इक्वल या उससे बड़ी होगी. फाइन. दिस C शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2. यहाँ पर हम क्या ज्यूम कर रहे हैं? C इक्वल्स टू 2. आप कुछ भी ले सकते हैं, 3, 4. फाइन. हियर C इक्वल्स टू 2. कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या करते हैं? हमारे पे ऑफ्स में ऐड कर देते हैं. इक्वल्स टू हमने क्या माना था? 2. तो इस जो हमारी इनिशियल टेबल है उसमें हम C को ऐड कर रहे हैं, +2 that is 3 +2 that is 0 +2 that is 3. तो ये कांस्टेंट ऐड करने के बाद में हमारी नई टेबल ये बन चुकी है. फाइन. और जो A की प्रोबेबिलिटीज है उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल x1, स्मॉल x2, स्मॉल x3 से. और B की प्रोबेबिलिटीज को किससे डिनोट करते हैं? y1, y2, y3 से. Let the value of game with the reference of A is V. A के रेफरेंस में हमारी वैल्यू ऑफ गेम क्या है? V है. तो B के रेफरेंस में क्या होगा? विल मिनिमाइज द V. V को मिनिमाइज करना चाहेगा B. आपको हमेशा ध्यान रखना होगा जब भी गेम थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप बीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि वो वैल्यू ऑफ गेम को मिनिमाइज करेगा, इसलिए आप इन्हीं की प्रोबेबिलिटीज को लेंगे. फर्स्ट होगा हमारा 3y1, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, +0y2 +3y3. ये अपनी ये सारी स्ट्रैटेजीज यूज करेगा और उससे क्या करना चाहेगा? मिनिमाइज और इक्वल करना चाहेगा वैल्यू ऑफ गेम. नेक्स्ट इसमें भी 1y1 +5y2 +0y3. अब इसमें भी क्या करना चाहता है? वो वैल्यू ऑफ गेम को मिनिमाइज करना चाहता है. नेक्स्ट 1y1 +0y2 +5y3 less than equal to V. y1 +y2 +y3. These are the probabilities of V that will be equal to 1. Find where y1, y2, y3 will be greater than equal to 0. B का क्या इंटेंशन है? मिनिमाइज करना V को. तो वो क्या करेगा? 1/V को मैक्सिमाइज करेगा. टू फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव इन द कॉन्स्टेंट इक्वेशंस वी विल डिवाइड ऑल द रिलेशंस बाय द V. स्मॉल y1 डिवाइड हो जाएगा V से, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? कैपिटल Y1 में. स्मॉल y2 डिवाइडेड बाय V दैट इज कैपिटल Y2. स्मॉल y3 डिवाइडेड बाय V दैट इज
3। ऊपर वाली इक्वेशंस में जो हमारे स्मॉल y1, y2, y3 थे उन सबको हमने v से डिवाइड कर दिया और वो रिप्लेस किससे हो गए हैं, कैपिटल Y1, कैपिटल Y2 और कैपिटल Y3 से। तो हमारे रिलेशंस क्या फॉर्मुलेट हो गए, दैट इज फर्स्ट 3y1 प्लस 0y2 प्लस 3y3 लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में हमने वहां v यूज किया था जिसको v से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया इधर 1। फाइन, सेम सेकंड में इधर भी v था, डिवाइडेड बाय v किया, 1 आ गया है। सेम थर्ड ये इक्वेशन है और जो हमारी बेसिक थी उसको भी हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 1 अपॉन v। Here y1, y2, y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्मॉल y1 से कैपिटल Y1 में कन्वर्जन क्यों किया गया है, सिंप्लेक्स मेथड में हमें ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज या ऑप्टिमाइज करना होता है। फर्स्ट हमने क्या माना था, मिनिमाइज v, तो उसको हमने किस में चेंज करना था, मैक्सिमाइजेशन में, इसलिए हमने यहाँ पे किया 1 अपॉन v। एलपी के सिंप्लेक्स मेथड के लिए ऑब्जेक्टिव और कॉन्स्टेंट्स दोनों फॉर्मुलेट हो चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमारी इनइक्वालिटीज है उसको हमें किस में चेंज करना है, इक्वल टू के साइन में चेंज करना है, जिसके लिए क्या करना होता है हमें, अगर लेस देन इक्वल टू है तो स्लैक वेरिएबल ऐड होगा। फर्स्ट है हमारा कांस्टेंट 3y1 प्लस 0y2 प्लस 3y3, तो फर्स्ट स्लैक वेरिएबल होगा s1 इक्वल टू 1। s1 ऐड करने से किसके बराबर हो गई ये इक्वेशन, 1 के बराबर। y1 प्लस 5y2 प्लस 0y3 प्लस फर्स्ट इक्वेशन में जो ऐड हुआ डेट इज s1 और सेकंड में दूसरा ऐड होगा डेट इज s2। इसको ऐड करने के बाद में क्या हो गई, हमारी इक्वेशन इक्वल टू हो गई 1 के। नेक्स्ट इज y1 प्लस 0y2 प्लस 5y3 प्लस s3 इक्वल टू 1। अब ऑब्जेक्टिव में भी हमें इन तीनों स्लैक वेरिएबल्स को जगह देनी होगी। 1 अपॉन v इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। फाइन, 0 इसलिए अगर ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इनिशियली इनका इफेक्ट कोई चेंज नहीं होता है। y1, y2, y3, s1, s2 and s3 will be greater than equal to 0। ये हमारे नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। विल प्रिपेयर द सिंप्लेक्स टेबल। सिंप्लेक्स टेबल के फर्स्ट कॉलम में आता है हमारा सीजे। सीजे किससे रिलेटेड है, हमारा ऑब्जेक्टिव से। एक वेरिएबल दैट इज न्यू वेरिएबल्स। नाउ सोल्यूशन वैल्यूज जो आपके इक्वल टू के राइट हैंड साइड में थी वो सारी वैल्यूज हैं और यहाँ पे सारे वेरिएबल्स है y1, y2, y3, s1, s2, s3। हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये तीनों हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। फाइन, अब यहाँ पे ये वैल्यूज कैसे आई है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव में जो भी कांस्टेंट वैल्यूज गिवन है वो आपको यहाँ लिखनी होती है। यही आपका सीजे है। y1 का 1, इधर भी 1 है तो यहाँ पे 1, इधर 1 है, इधर 1, ये 0, ऊपर 0, 0, 0, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो उनके ऊपर आ चुकी है। नेक्स्ट है कांस्टेंट इक्वेशंस में क्या हुआ है, सेम वही है। y1 वाले कॉलम में उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आ गई। इधर भी देखिए y2 की, यहाँ पे y3 की, इधर s1 की, यहाँ पे 1y1 है तो 1 इधर आ गया है। इधर नेक्स्ट 5,
नेक्स्ट आ गया 0, S1 का कोई भी वेरिएबल नहीं था इसलिए 0, S2 था उसकी वैल्यू क्या है हमारी 1। नेक्स्ट थर्ड में y1 की क्या है कांस्टेंट वैल्यू 1, इधर 0 इधर 5। थर्ड इक्वेशन में ये दोनों वेरिएबल्स नहीं थे। नेक्स्ट इज इधर इसका 1। तीनों इक्वेशंस के इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज थी वो यहाँ आई है। फाइन। नेक्स्ट इज जेड जे का कैलकुलेशन क्या किया गया है, CJ मल्टीप्लाई बाय कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू, इन तीनों को ऐड किया, ये 0 से मल्टीप्लाई हुए तो 0 आ गया। CJ मल्टीप्लाई बाय कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू प्लस CJ मल्टीप्लाई बाय कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू प्लस CJ मल्टीप्लाई बाय कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल टू करेंगे तो 0। यहाँ देखिए ये 0 है तो वो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ तक, तो सोल्यूशन में 0 ही आएगा। नेक्स्ट है CJ माइनस ZJ। CJ क्या है, ये आपका CJ है और ZJ ये है, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1, 1 माइनस 0 दैट इज 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 दैट इज 0। आगे सब टेबल में आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है CJ माइनस ZJ। एज यू नो सिंप्लेक्स टेबल में हम फाइंड आउट करते हैं की कॉलम, की रो और की नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा की कॉलम कौन सा होगा, आप CJ माइनस ZJ की वैल्यूज को नोटिस करेंगे, उसमें जो भी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ये 3 है, उसमें से आप कोई सा भी कॉलम ले सकते हैं। हम ले रहे हैं ये वाला कॉलम। फाइन, ये हो गया हमारा की कॉलम। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। अब ये रेशियो कैसे कैलकुलेट हुआ है, सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ गया रेशियो 1/3। सेम यही 1 डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दैट इज 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1। तो ये आ गया आपका रेशियो। रेशियो क्यों फाइंड आउट करते हैं, की रो के लिए। अब की रो के लिए आपको क्या देखना होता है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव कौन सी है, ये, तो ये हो गया हमारा की रो। और की रो और की कॉलम जिस नंबर पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वो क्या है आपका की नंबर है। की नंबर क्या हो गया 3। की कॉलम वाला वेरिएबल है वो होता है हमारा इनकमिंग वेरिएबल। जो की रो वाला वेरिएबल होता है वो होता है आउटगोइंग वेरिएबल। नई टेबल बनेगी, उसमें S1 की जगह Y1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जो Y1 आएगा नई टेबल का, इसकी जो पुरानी वैल्यूज है डिवाइडेड बाय की नंबर। हमारी पुरानी वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय की नंबर। सेम वही पुरानी वैल्यू डिवाइडेड बाय की नंबर, ये हमारा की नंबर है। 0 डिवाइडेड बाय की नंबर, 3 डिवाइडेड बाय की नंबर, 1 डिवाइडेड बाय की नंबर, 0 डिवाइडेड बाय की नंबर, 0 डिवाइडेड बाय की नंबर। नई सिंप्लेक्स टेबल की Y1 की वैल्यूज आ चुकी है हमारी। दिस इज अ सिंप्लेक्स टेबल सेकंड, जिसका ये जो फर्स्ट रो है सारी सिंप्लेक्स टेबल में ये रो सेम रहेगी। अब इस कॉलम में कौन सी वैल्यूज आएगी, जो CJ की वैल्यूज है। Y1 की क्या वैल्यू है 1, S2 की क्या वैल्यू है 0 और S3 का कैलकुलेशन हमने प्रीवियस देख लिया है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ S2। इसका फॉर्मूला है ओल्ड वैल्यूज माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ न्यू वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ
की कॉलम। फाइन, S2 की पुरानी वैल्यूज लिख देंगे। S2 की पुरानी वैल्यूज है 115010, ये इसकी पुरानी वैल्यूज है, माइनस ये नई वैल्यूज आ जाएगी न्यू वेरिएबल की, डेट इज 1/3 1 0 1 1/3 0 0 मल्टीप्लाई बाय, अब कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की कॉलम में क्या है, S2 की वैल्यू आप पुरानी टेबल में देखेंगे कि की कॉलम में S2 के आगे कौन सी वैल्यू है। की कॉलम में S2 के आगे 1 लिखा हुआ है, इट इज 1 1 1 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया आपका 2/3, इधर आ गया 0 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू -1 -1/3 1 0। फाइन, तो ये देखिए ये आपकी नई वैल्यूज आ गई हैं। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ S3, इसके लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा। S3 इसकी ओल्ड वैल्यूज क्या है, दैट इज 1 1 0 5 0 0 1, ये आपको ओल्ड टेबल में देखना है, माइनस इनकमिंग वेरिएबल की न्यू वैल्यूज डेट इज 1/3 1 0 1 1/3 0 0 मल्टीप्लाई बाय, पुरानी टेबल में S3 के आगे देखेंगे कि की कॉलम में क्या लिखा हुआ है, डेट इज 1, S3 के आगे लिखा हुआ है आपका 3 0 0 4 -1/3 0 1 2/3 0 0 4 -1/3 0 और 1, ये आपकी वैल्यूज आ गई है। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ ZJ, जो हमने आपको फर्स्ट टेबल में बताया था सेम वैसे ही कैलकुलेशन होगा। CJ मल्टीप्लाई बाय कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस इक्वल्स टू, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 0 से हो जाएगा, दैट इज 1। सेम वही प्रोसीजर आगे तक करेंगे और ये आ जाएगी हमारी ZJ की वैल्यूज। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ CJ माइनस ZJ, CJ आपको बता रखा है क्या है, ये है, ZJ ये है, इनको माइनस करेंगे 1 -1 0 1 -0 1 1 -1 0 0 -1/3, that is -1/3 0 -0 0 -0। Now we will determine the key column और key row। CJ माइनस ZJ में हमारी पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 1, तो यही हो गया हमारा की कॉलम। नेक्स्ट रेशियो, सॉल्यूशन वैल्यूज डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ये हमारी सॉल्यूशन वैल्यू है डिवाइडेड बाय 0, this divided by 5, this divided by 0, ये जो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है की कॉलम में उससे, तो ये आ जाएगा आपका 0, इधर आ जाएगा 2/15, यहाँ आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब नाउ द कैलकुलेशन ऑफ की रो, की रो के लिए क्या चाहिए, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है आपकी, ये, तो इसलिए आपका की रो कौन सा हो गया, ये। की कॉलम वाला वेरिएबल कौन सा होता है, इनकमिंग वेरिएबल, और रो वाला जो वेरिएबल होता है वो होता है आउटगोइंग वेरिएबल। दैट मीन्स नई जो टेबल बनाएंगे उसमें S2 की जगह कौन ले लेगा, हमारा Y2 ले लेगा, यहाँ पे Y2 आ जाएगा। यहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, वो है हमारा की नंबर। सबसे पहले हम ये जो हमारा इनकमिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, कैसे, ओल्ड वैल्यूज डिवाइडेड बाय की नंबर, 2/3 डिवाइडेड बाय 5, this divided by 5, 5 divided by 5, this divided by 5,
this divided by 5, this divided by 5, this divided by 5. This is our simplex table 3. रो आपको पता है हर टेबल में सेम होती है. ये वाली रो आ चुकी है आपको समझ में. सिम्प्लेक्स टेबल 2 में भी हमने बताया था जो हमारे रिमेनिंग वेरिएबल्स रहेंगे उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है. एक बार फिर देख लीजिए, आगे आपको अपने से करना है. y1 की कैलकुलेशन आपको लिखनी है ओल्ड वैल्यूज. ओल्ड वैल्यूज है आपकी 1/3, 1 0 1, 1/3 0 0. ये आ गई आपकी ओल्ड वैल्यूज. माइनस ये जो न्यू वेरिएबल की नई वैल्यूज है दैट इज 2/15 0 1 माइनस 1/5 माइनस 1/15 1/5 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय. इससे पहले वाली टेबल में दैट इज सिम्प्लेक्स टेबल 2, उसमें y1 की हमारी वैल्यू की कॉलम में क्या लिखी हुई है दैट इज 0. तो उस 0 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 1/3 इधर 1 0 1 1/3 0 0. सेम यही प्रोसीजर हम S3 के लिए करेंगे. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ ZJ एंड CJ. ZJ का कैलकुलेशन आपको आता है, CJ माइनस ZJ भी आता है. अब इसमें हम क्या डिटरमाइन करेंगे की कॉलम CJ माइनस ZJ की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है ये, तो ये आ गया आपका की कॉलम. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ रेशियो. तो रेशियो के लिए सोल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो, तो ये इससे डिवाइड कर दीजिए. 2/15 डिवाइडेड बाय माइनस 1/5, 2/3 डिवाइडेड बाय 4. तो इधर देखिए ये वैल्यू आ गई आपकी 1/3. इधर आ गई ये माइनस में आ जाएगी आपकी क्योंकि ये माइनस में है तो इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया है माइनस को. नेक्स्ट इज इधर आ गया 1/6. कैलकुलेशन ऑफ की रो के लिए आपको क्या देखना है मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू. इधर मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है आपकी, वो है 1/6. तो आपका की रो कौन सा हो गया है, ये आ गया है आपका की रो. इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है, ये जो y3 है वो है आपका इनकमिंग वेरिएबल और S2 है वो है आपका आउटगोइंग वेरिएबल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y3. फाइन. सेम वही कैलकुलेशन करेंगे और आगे की सिम्प्लेक्स टेबल 4 आप प्रिपेयर करेंगे. दिस इज अ सिम्प्लेक्स टेबल 4. आप अपने से कैलकुलेट करके देखिएगा, इनकी वैल्यूज यही आएंगी. CJ माइनस ZJ देखेंगे तो हमारी सारी वैल्यूज क्या आ गई हैं 0 और नेगेटिव. जब भी आपका CJ माइनस ZJ 0 या नेगेटिव आ जाता है तो उसके आगे आपको कोई सिम्प्लेक्स टेबल नहीं बनानी है. y1 की क्या वैल्यू आ गई है आपके पास 1/6. y2 की आ गई है 1/6 और y3 की भी आ गई है 1/6. और ये वैल्यूज किससे रिलेटेड है, डेट इज x1 x2 और x3 से रिलेटेड है ये वैल्यूज. ऊपर टेबल में हमारी y1 y2 y3 की ये वैल्यूज थी और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 1/v. तो y1 y2 y3 इन तीनों को प्लस कर दिया इक्वल्स टू क्या आ गया 3/6 इक्वल्स टू हमारा 1/v है. तो v इक्वल्स टू क्या है 2. द वैल्यू ऑफ गेम क्या हो जाएगी हमारी v माइनस सी. v माइनस सी क्यों, क्योंकि आपने एक कांस्टेंट को स्टार्टिंग में ऐड कर दिया था तो अब आपको लास्ट में क्या करना होगा, उसको लेस करना होगा. c क्या था हमारा 2 था तो वैल्यू ऑफ गेम क्या हो गया हमारा 0. y किससे रिलेटेड था, y रिलेटेड था हमारा b प्लेयर से. स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेशन किया था स्मॉल y1 डिवाइडेड बाय v इक्वल्स टू कैपिटल Y1. फाइन. अब हमको वापस से ये y1 फाइंड आउट करना है तो y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कैपिटल Y1 मल्टीप्लाई बाय v. फाइन. तो इधर देखिए यही है कैपिटल Y1 की वैल्यू है 1/6 मल्टीप्लाई बाय v. v आया था हमारा 2 तो स्मॉल y1 आपका क्या आ गया है 1/3.
नेक्स्ट y2 की भी सेम यही प्रोसीजर है और y3 की भी सेम यही प्रोसीजर है। तो आपकी वैल्यूज क्या आ गई हैं? 1/3, 1/3, 1/3। ये आपकी तीनों क्या आ गई हैं? ऑप्टिमम स्ट्रैटेजीज ऑफ प्लेयर बी। फाइन। और x किसकी मानी थी हमने? प्लेयर ए की। तो ये आ जाएंगी आपकी प्लेयर ए की। अब ये कैसे? सेम वही, स्मॉल x1 इक्वल्स टू क्या होगा? कैपिटल X1 मल्टीप्लाई बाय v। तो x1 वो जो नीचे वैल्यूज आई थी वो है, क्या आई थी? 1/4, 1/5, 1/20 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया सबको, इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/2, 2/5, 1/10। तो ये हो गई आपकी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजीज फॉर प्लेयर ए और वैल्यू ऑफ गेम इज 0।